बहुत बहुत धन्यवाद। आइए हम आज के विचार के सत्र को आगे बढ़ाते हैं। इन दिनों हम विचार के सत्र में पंचतंत्र की कहानियों पर चर्चा कर रहे हैं। पिछले कथा में हमने धर्म बुद्धि और पाप बुद्धि की कथा, बगुले, सांप, केकड़े की कहानी सुना और यह जाना कि बिना किसी सोचे समझे, बिना कोई उस पर विचार किए, अगर कोई भी आप उपाय करते हैं, तो आप विनाश को आमंत्रित करते हैं। जिस स्थान पर कहीं भी आप, चाहे वो आपका घर हो, चाहे आपका क्लासरूम हो, चाहे संस्थान हो, जिस स्थान पर हम छोटी-छोटी बातों को अनदेखी कर देते हैं, जहाँ पर छोटी-छोटी बातों को अनदेखी की जाती है, तो आप समझिए कि वहाँ पर हम मूर्खता और दुष्टता को बढ़ावा दे रहे हैं। और क्या होता है कि वहाँ बड़ी-बड़ी समस्याएँ स्वतः उत्पन्न होती जाती हैं। इसीलिए कभी भी आपको कहीं पर भी छोटी-छोटी बातों को अनदेखा नहीं करना चाहिए, उस बात का भी ध्यान देना चाहिए। और मैंने कहा कि ये जो कथा है कर्टक और दमनक के बीच हो रही है, तो कर्टक कहता है दमनक को कि मूर्ख व्यक्ति का स्वभाव जो है, ऐसा होता है कि वह बिना परिणाम को सोचे हुए, अपने स्वार्थ और कुबुद्धि के कारण दूसरे का भी अहित कर देता है। अगर कोई मूर्ख व्यक्ति हो, जैसे पाप बुद्धि ने सोचा था कि उसकी लालच काम आएगी, परंतु उसने अपने पिता को ही जान जोखिम में डाल दिया और खुद को भी नष्ट कर दिया। इसीलिए यह आवश्यक है कि किसी भी उपाय के साथ उसके विघ्न, खतरे पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए। मूर्खता और अधूरी योजना हमेशा विनाश का कारण बनती है। तो इस प्रकार से कर्टक दमनक की कहानी हमने सुना और आपको पता भी चला होगा कि बुद्धिमान व्यक्ति जो है, हर कदम जो उसमें उसका जो एक मित्र था, वो हर कदम जो है अपना सोच समझ कर उठाता है। और आज हम एक नई कहानी को शुरुआत दे रहे हैं, लोहे की तराजू और बनिए की कथा। और ये भी आपको बड़ा अच्छा इससे समझ मिलेगा कि किसी नगर में जीर्णधन नाम का एक बनिया रहता था। उस बनिए का नाम था जीर्णधन। तो क्या हुआ कि उस व्यापार में उसको घाटा होने लगा। उसके पास धीरे-धीरे धन कम हो गया उस नगर में, जहाँ वो काम कर रहा था। तो उसने देशावर, देशावर का अर्थ होता है विदेश जाकर नया काम करने की योजना बनाने लगा और वह सोचने लगा। और वह यह भी सोचता था कि जिस देश में या स्थान पर हम अपने पुरुषार्थ से, अपने मेहनत से सुख को भोगा हो, बड़े अच्छे से हम यहाँ पर रहते थे मेहनत से, लेकिन वहाँ पर अब गरीबी में रहना पड़ रहा है, तो ये थोड़ा अपमानजनक लगता है कि पहले तो बड़े ठाट-बाट से रहते थे, लेकिन अब गरीबी में रहना पड़ रहा है। इसी तरह से कि जहाँ पहले अभिमान के साथ आप विलास करते थे, रहते थे, वहाँ पर अपने ऐश-आराम करते थे। अगर वहाँ पर आपको गरीबी में किसी से गिड़गिड़ाना पड़ रहा हो, किसी से माँगना पड़े, तो ये निंदनीय विषय बन जाता है। तो इस प्रकार से उस बनिए ने सोचा कि वह अपनी जो है उसके पास सिर्फ़ एक पुश्तैनी लोहे की तराजू थी, बहुत ही कीमती। वो सोचा कि अब मैं इसको जो है जाने से पहले वह तराजू सेठ के घर में सुरक्षित रह जाएगा और फिर वो देशावर चला जाएगा, विदेश में अपना बिज़नेस शुरू करेगा। तो ऐसा ही किया। उस जीर्णधन ने अपने लोहे की तराजू एक सेठ के घर में रख दिया सुरक्षित और वह चला गया। बहुत समय तक विदेश में घूमने के बाद जब वह नगर लौटा, तो अपने गाँव लौटा, पैसे बहुत सारे कमा लिए थे, सब चीज़ हो गया था। तो सेठ के पास जाकर बोला कि सेठ जी, मेरी जमा की हुई तराजू मुझे वापस दे दीजिए। अब सेठ ने झूठ बोलते हुए कहा, "अरे भाई, तुम्हारी तराजू तो चूहे ने खा ली।"
अब जीर्णधन जो है कि वहाँ पर उसको ना गुस्सा आया, ना कुछ आया। वो बड़े शांतिपूर्वक से उत्तर दिया कि सेठ जी, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। अगर चूहे ने तराजू खा ली, तो इसमें क्या किया जा सकता है? यह संसार ऐसा ही है, यहाँ कुछ भी सदा के लिए नहीं रहता है। और यह कहकर जीर्णधर जो है, जीर्णधर वहाँ से चला गया। फिर कुछ दिन के बाद जीर्णधर ने फिर सेठ के पास गया और उसने चालाकी से कहा कि सेठ जी, मैं नदी में स्नान करने जा रहा हूँ। कृपया आप जो आपका बेटा धनदेव है, उस लड़के को भी मेरे साथ सामान लेकर भेजिए, वो भी स्नान करेगा, वह भी थोड़ा अपने आप को जो है मन प्रसन्न करेगा। अब सेठ जी को झूठ का डर था कि भाई हम तो इसका तराजू का सारा माल खा चुके हैं, तराजू हम इसका रख चुके हैं। तो वो डर के कारण क्या किया कि इसलिए उसने अपने बेटे को बनिए के साथ भेज दिया और कहा, "वत्स, अपने बेटे को समझाया ये तुम्हारे चाचा हैं, नहाने के लिए नदी जा रहे हैं, तुम उनके साथ नहाने जाओ और खूब ऐश-आराम करो।" तो यह सोचा अब अब क्या हो कि भय और लोभ के कारण बिना किसी भी व्यक्ति को केवल भक्ति के कारण हम दूसरे को लाभ नहीं कर सकते। आप चाहे तो भय हो आपके जीवन में या किसी से आपको लोभ हो या आपको लगता है कि हमको कुछ चाहिए उससे, तभी हम उसका भला करने के लिए सोचते हैं। साथ ही अगर कहीं आपको लगे कि आपका आवभगत हो रहा है, तो वहाँ शक करना चाहिए, क्योंकि ऐसी शंका हमेशा आपको परिणाम का सुखदायक देती है। अगर आप शंका करके रखें कि आज बिना पूछे मेरा ज़्यादा आवभगत हो रहा है, बिना कुछ कहे मेरा जो है कि ज़्यादा वो हो रहा है। तो इस प्रकार से जीर्णधर ने सेठ से झूठ पकड़ने के लिए चालाकी भरी योजना बनाई थी। जो बनिया था उसने सेठ से कहा कि कैसे हम इसका जो झूठ इसने कहा कि मेरा तराजू अ चूहे ने खा लिया, तो कैसे हम इसको पकड़ें? और फिर उस योजना के कारण उसने सेठ के लड़के को अपने साथ नदी में लेकर गया। तो अब तक की कहानी ये बताती है कि हम किसी भी व्यक्ति का असामान्य व्यवहार जो है, अगर हो हमारे साथ तो हमें शक करना चाहिए। कभी-कभी धोखा और चालाकी सत्य के पर्दे में छिपी होती है। आपको जो है कि धोखा और चालाकी मिल सकता है। तो अब जो है जीर्णधर उस बेटे को नदी में नहाने के लिए ले गया। अब देखिए कि कैसे अगली कथा में हम आपको बताएँगे कि कैसे वो जीर्णधन जो है अपनी सच्ची बात को गलवाता है। कैसे वो तराजू का सत्य उसको वापस लाता है। तो उस कहानी को हम देखेंगे और खुशी-खुशी जो है उसका सेठ का बेटा जो है उसके साथ नहाने के लिए गया हुआ है। तो हम देखते हैं कि कैसे क्या होता है उसके बाद। तो आगे की कहानी हम अगले उसमें सुनाएँगे। आज के लिए इतना ही। तो बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। बहुत-बहुत आभार। अगर आपके मन में कोई धन्य